बरसात में देवरानी जिठानी से परेशान सास। शालू अपनी दोनों बहुओं कोयल और माया के साथ रहती थी। दो बहुओं के होने के बावजूद भी शालू की जिंदगी में आराम नहीं था, क्योंकि उसकी दोनों बहुएं कोयल और माला 24 घंटे लड़ाई किया करती थी, जिसकी वजह से शालू अपनी दोनों बहुओं से हमेशा परेशान रहा करती थी। आज तो मोहित जी को मेरे हाथ का बनाया हुआ ये केक बहुत पसंद आएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे फ्रिज में रख देती हूँ, वरना ये मेल्ट हो जाएगा। अरे फ्रिज में तो जगह ही नहीं है। अगर ये केक मैंने बाहर रखा तो गर्मी की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फ्रिज में ये फेस पैक किसका रखा हुआ है? इस कोयल का ही होगा। 24 घंटे तो लिपाई पुताई करती रहती है अपने चेहरे की, और बाहर कहती फिरेगी कि नहीं, मैं तो नेचुरली सुंदर हूँ, मैं कभी मेकअप नहीं करती हूँ, झूठी कहीं की। माया कोमल का फेस पैक निकाल कर बाहर रख देती है और अपना केक फ्रिज में रख देती है कि तभी वहाँ कोयल आ जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फेस पैक मुझसे बिना पूछे फ्रिज से बाहर निकाला। ये फ्रिज क्या तुम अपने दहेज में लाई थी, जो तुमने इसमें से मेरा फेस पैक हटाकर अपना बनाया हुआ केक रख दिया? जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। और हाँ, ये फ्रिज में अपने दहेज में लाई थी, तुम्हें पता हो तो, इसलिए इसमें सिर्फ मेरी ही चीजें रहेंगी, ना कि तुम्हारी। दहेज में लाई थी तो क्या हुआ? वैसे तो मैं दहेज में सोफा लेकर आई थी, लेकिन बैठती तो तुम भी हो ना। वैसे ही तुम्हारे दहेज का फ्रिज हम सबके यूज के लिए है। ये अपना केक हटाओ, मुझे मेरा फेस पैक रखना है। मैं अपना केक नहीं हटाऊंगी, मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरे केक को हटाकर अपना फेस पैक रखती है। कोयल को माया की बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जबरदस्ती फ्रिज में से केक निकालकर अपना फेस पैक रखने की कोशिश करती है कि तभी माया उससे उसका फेस पैक छीनकर नीचे फेंक देती है। ये देख गुस्से में कोयल माया का बनाया हुआ केक भी नीचे फेंक देती है। दोनों की लड़ने की आवाज सुनकर शालू किचन में आती है। अच्छे खासे घर को तुम दोनों ने चिड़िया घर बना रखा है, अब क्या बात हो गई? अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? माँ जी, इस कोयल की बच्ची ने मेरा इतना मेहनत से बनाया हुआ केक नीचे गिरा दिया, मैंने इनके लिए बनाया था। अरे वाह झूठी माँ जी, पहले इसने मेरा फेस पैक नीचे गिराया, उसके बाद मैंने इसका केक नीचे गिराया। मैंने फेस पैक बनाकर फ्रिज में रखा था और इससे देखा नहीं गया, तो इसने मेरा फेस पैक जानबूझकर बाहर निकाला और अपना केक अंदर रख दिया। बस करो तुम दोनों की रोज इन लड़ाइयों में से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। अगर अब मुझे किसी भी चीज की जरा सी भी आवाज आई ना तो तुम दोनों को देख लेना। शालू वहाँ से चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी भी एक दूसरे को मुंह बनाते हुए कमरे में चली जाती हैं। कोयल और माया शुरू से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा एक दूसरे को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। माया हमेशा जेठानी होने का कोयल पर रौब जमाती थी, लेकिन कोयल भी कुछ कम नहीं थी। वो भी माया को मुंह तोड़ जवाब देती थी, लेकिन इन दोनों की इन हरकतों की वजह से इनकी सास शालू बहुत परेशान हो जाती है। माया और कोमल बहू, तुम दोनों आज पूरे घर की साफ सफाई कर देना। कई दिनों से पूरे घर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए तुम दोनों आपस में काम बांट लो और उन्हें करना जल्दी से शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। कोयल, तुम घर के सारे जाले और पंखे साफ कर देना, छत साफ कर देना, सारे कपड़े धो देना। मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर दूंगी, ठीक है? अच्छा जी, मैं क्या पागल दिख रही हूँ जो इतना सारा काम करूंगी और तुम सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन देख करोगी? देख रही हूँ माँ जी, कितनी चालाकी दिखा रही है। अगर तुम जेठानी हो ना तो मैं भी देवरानी हूँ। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। एक काम करो, माया तुम जाले साफ कर दो और बर्तन धो देना, कोयल तुम झाड़ू पोछा कर दो और फिर दोनों मिलकर कपड़े धोना, समझ गई? अब जाओ जल्दी सारा काम करो। आई ना कल ठिकाने पर, बड़ी आई थी मुझे सारा घर के काम कराने वाली। मेरा बस चले ना तो मैं इसके बाल पकड़कर इसे पूरा हिला दूं। ना जाने क्या समझती है अपने आप को। नाम कोयल है और हरकतें सारी कौवे जैसी हैं। अरे जाओ जाओ काम करो, या कोई मुहूर्त निकलवाऊं जब तुम जाकर काम करोगी? जी माँ जी, कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इन दोनों लड़कियों को अपने बेटों के लिए पसंद किया था। बेचारे मेरे बेटे, भगवान ही जाने मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में ऐसी बहुएं मिली। इससे अच्छा तो मेरे बेटे जिंदगी भर कुंवारे रहते। ऐसे ही इन दोनों देवरानी और जेठानी को लड़ते हुए काफी समय हो जाता है और बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है। चलो पोछा तो मैंने लगा दिया, अब जाकर मैं आराम करती हूँ। कोयल इतना बोल ही रही होती कि माया बाहर से बारिश में भीगती हुई घर के अंदर आती है, जिस वजह से घर में पानी पानी हो जाता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने अभी पोछा लगाया था और तुमने सारा घर गंदा कर दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। रहने दो माया, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मैं दोबारा मेहनत करके पोछा लगाऊं। अब किस बात पर लड़ रही हो? और ये फर्श गीला क्यों हो रहा है? माँ जी, ये सब माया की वजह से हुआ है। मैंने अभी पोछा लगाया था, लेकिन ये जानबूझकर अपने गीले पैर अंदर लेकर आई और पूरा फर्श गीला कर दिया। माँ जी, ये झूठ बोल रही है। मैं बारिश में भीगती हुई आई थी, मुझे क्या पता था कि ये पोछा लगा रही है। दोनों बहुओं की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को मारने लगे। एक दूसरे को मारते मारते दोनों घर से बाहर चली जाती और दोनों लड़ते लड़ते कीचड़ में गिर जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना बंद नहीं करती। शालू से अब ये सब नहीं देखा जाता और वो चिल्ला कर कहती है, बस बहुत हुआ,
बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम दोनों को। अब मैं तुम दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दोनों की दोनों अभी अपना सामान पैक कर अपने मायके चली जाओ, और खबरदार वापस यहाँ आई तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। सर में दर्द कर दिया है जब से इस घर के अंदर तुम दोनों ने कदम रखा है। उस दिन से ही घर की सुख शांति भंग हो गई है। मोहल्ले वालों ने मेरे घर का नाम चिड़िया घर रख दिया है। इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। अपनी सास का इतना ज्यादा गुस्सा देख दोनों बहुएं बहुत डर जाती हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप से अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती हैं। मायके गए उन दोनों को बहुत टाइम हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों को ससुराल की याद आती है। क्या हुआ कोयल बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? माँ, मुझे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही है, लेकिन माँ जी के डर से मैं वापस नहीं जा रही हूँ। बेटा, देवरानी और जेठानी की लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। रोज रोज की लड़ाई से हर कोई परेशान हो जाता है, इसलिए तुम्हारी सास ने तुम्हें मायके भेज दिया। अपनी माँ के समझाने पर कोयल समझ जाती है। कोयल की तरह माया को भी अपने ससुराल की याद आती है। बेटा, तुम्हें अपने ससुराल जाकर अपनी सास से माफी मांगनी चाहिए और अपनी देवरानी से सुलह करनी चाहिए, वरना तुम कभी भी अपने ससुराल नहीं जा पाओगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने ससुराल आती हैं और अपनी सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कोयल से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूंगी। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, अब मैं भी माया भाभी से नहीं लड़ा करूंगी और अब इस घर में सुख शांति होगी और कोई हमारे घर को अब चिड़ियाघर नहीं बोलेगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। हे भगवान, तूने मेरी दोनों बहुओं को सुधार दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। शालू अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद अब माया और कोयल कभी भी लड़ाई नहीं करते और हमेशा मिलजुल कर साथ रहते हैं। मंगल नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी काकी अपने पोता पोती के साथ रहा करती थी और जामुन बेचकर वो उनका पेट पालती थी। एक दिन बाहर बारिश होने का मौसम होता है। तभी बेचारी बूढ़ी काकी खिड़की से बाहर की तरफ झांक के कहती है, ओह हे राम जी, ये बरसात को भी अभी होना था। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं जामुन बेचने कैसे जाऊंगी, और अगर जामुन नहीं बेचूंगी तो अपने पोता पोती को क्या खिलाऊंगी। देवयानी परेशान थी, उनको मजबूरन जामुन बेचने निकलना पड़ता है। वो गांव की गलियों में जामुन बेचती है। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे खट्टे जामुन ले लो, जामुन, काले काले जामुन। तभी एक आदमी देवयानी से कहता है, अरे काकी, ये जामुन तो बड़े ही खट्टे लग रहे हैं, कितने के बेच रही हो? अरे बेटा, ज्यादा नहीं, बस 80 रुपए किलो हैं। लेने हैं तो बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे काकी, ये क्या, इतना महंगा भला जामुन इतने महंगे हो सकते हैं क्या? देखो काकी, देने लेने वाली बात करो, अगर 50 रुपए किलो लगाती हो तो अभी ले लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद बेचारी बूढ़ी काकी थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद कहती है, ठीक है बेटा, अब तुझे क्या ही मोल भाव करूं, चल दे देती हूँ। बूढ़ी काकी उस आदमी को 50 रुपए में ही दे देती है, जिसके बाद वो आदमी उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही बूढ़ी काकी बाकी के जामुन बेचने आगे निकलती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हे राम जी, आपको तो बस बरसात करने की पड़ी रहती है, जरा भी बूढ़ी काकी के बारे में नहीं सोच सकते थे। अब मैं क्या करूं? आज तो कुछ भी पैसे नहीं कमाए मैंने। देवयानी बारिश में भीगते हुए वापस घर आ जाती है। उसे भीगा हुआ देखकर उसकी पोती राधिका उससे कहती है, अरे ये क्या दादी, आप तो बहुत ज्यादा भीग गई हो। हाँ दादी, पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी। मेरे लिए तुमने इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो बच्चों, अब तुम बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कपड़े बदल कर खाना बना देती हूँ। देवयानी ऐसा कहने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े बदलती है और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ उठाने जाती है, वो सभी लकड़ियाँ पहले ही बारिश में गीली हो चुकी थी। ओहो, ये क्या, ये सारी लकड़ियाँ तो गीली ही पड़ी हैं। अब इन गीली लकड़ियों से खाना मैं कैसे बनाऊंगी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भगवान। देवयानी ये सोचकर परेशान हो जाती है।
तभी राधिका और राजू कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर लेकर आते हैं और देवयानी को देते हुए कहते हैं, ये लो दादी माँ, जब आप जा रही थी तो हमें लगा बारिश होगी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये सारी लकड़ियां उठाकर घर में रख ली थी ताकि आप खाना बना सको। हाँ दादी माँ, और देखो जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा था वहाँ हमने बर्तन भी लगा दिए थे। राजू और राधिका की बात सुनकर बेचारी देवयानी के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने दोनों पोते पोती को गले से लगा लेती है। काश आज तुम्हारे माता पिता होते तो तुम्हारी ये समझदारी देखकर वो दोनों बहुत खुश होते। गांव की बूढ़ी काकी इतनी गरीबी में भी अपने पोते पोती का पेट पाल रही थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो उनके लिए कुछ न कर पाती, क्योंकि जामुन गांव के लोग बहुत ही कम खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका की फ्रॉक फट जाती है और वो रोते हुए काकी के पास आती है। दादी माँ, देखो ना मेरी फ्रॉक फट गई, अब मैं क्या करूँ? मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, चलो मैं इसको अभी सिल देती हूँ। देवयानी राधिका की फ्रॉक को सिल देती है, जिसके बाद राधिका अपनी दादी से कहती है, दादी मेरी सभी फ्रॉक खराब हो गई, सभी फट गई हैं दादी माँ, मुझे नई फ्रॉक दिलवा दो दादी माँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगी तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगी। ये सुनकर ही राधिका बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो राजू के साथ खेलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी काकी दूध लेने हरिहर के पास जाती है। अरे प्रणाम काकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ हरिहर बेटा, बस आज थोड़ा दूध उधार दे दो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। 8 महीने तो हो ही गए हैं काकी, अभी तक 1 रुपया अपने नहीं चुकाया। जामुन के भरोसे रहोगी तो ऐसा ही होगा, कुछ और काम करो काकी, तभी तो पैसे चुका पाओगी। अब क्या करूं बेटा, तुम ही बताओ, पैसे हैं नहीं कुछ भी करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आप जामुन का जूस बेचना शुरू कर दो। काली गांव में कोई जूस वाला नहीं है, सभी लोग आपसे जूस खरीदने जरूर आएंगे। देवयानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो उधार दूध लेकर वापस घर आ जाती है और पूरी रात इसी के बारे में सोचती रह जाती है। अगले दिन फिर वो फैसला करती है, ऐसे कब तक मैं 10-20 रुपए के लिए इतनी मेहनत करूंगी? मुझे अपने पोते पोती की जिंदगी बनानी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और ये सब करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। इसीलिए मैं अपने कानों की बालियां बेचकर जूस की मशीन लेकर आऊंगी। देवयानी ऐसा सोचकर अपने कानों की सोने की बालियां बेच देती है, जिससे उसे मशीन लाने लायक पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से जूस मशीन लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी जामुन से जूस निकालती है और सबसे पहले राजू और राधा को पीने के लिए देती है। इसकी शुरुआत तुमसे, चलो पीकर बताओ ये कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। दादी माँ, आज तो मजा ही आ गया। दादी माँ, और दो ना, ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा जूस तो मैंने पहले कभी भी नहीं पिया। वाह जी वाह। ये सुनकर देवयानी बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो गांव में एक टेबल के ऊपर मशीन रखकर जामुन का जूस निकालती है और उसे बेचना शुरू कर देती है। जामुन के जूस का जैसे ही गांव वालों को पता चलता है, सभी एक के बाद एक आते जाते हैं और उससे जूस खरीदना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, कमाल ही हो गया, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से काकी आपको? बस किसी सही बेटे ने मुझे सही रास्ता बताया। जामुन का जूस इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लाओ काकी, एक गिलास और पिला दो, अपने हाथों का ताजा ताजा जामुन का जूस। सावित्री के कहने पर देवयानी उसे एक गिलास और जूस दे देती है। उस दिन देवयानी अपनी रोजाना की कमाई का 10 गुना कमाती है और बहुत खुश होती है। आज तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊंगी, वो दोनों बहुत खुश होंगे। देवयानी ऐसा सोचकर बाजार जाती है और अपने पोते पोती के लिए कपड़े और अच्छा अच्छा खाना और कुछ खिलौने भी खरीद लेती है। जिसके बाद वो ये सारा सामान लेकर घर लौट आती है
और अपनी पोती पोती को खिलौने, नए कपड़े और खाना देती है। वाह दादी माँ, ये कपड़े तो बहुत ही प्यारे हैं और खिलौने भी अच्छे हैं दादी माँ। आज आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए दादी माँ? आज मैंने जामुन का जूस बेचा और अब से मैं यही बेचा करूंगी। उस दिन के बाद से गांव की बूढ़ी काकी सभी को अपने हाथों का बनाया हुआ जूस पिलाती है और अच्छा खासा कमा कर अपने पोता पोती की देखरेख करती है। देखते ही देखते बूढ़ी काकी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अब अपनी मिक्स फ्रूट जूस की शॉप खोल लेती है, जिसमें हर प्रकार के जूस वो बेचा करती। कुछ ही साल बाद उसके पोता पोती पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। राजू अब पुलिस ऑफिसर बन जाता है, वहीं राधिका पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाती है और वो दोनों अपनी बूढ़ी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।